और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कुछ घंटों के लिए चंडीगढ़ गए हैं, जहां वो गवर्नेंस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। यहां से वो हिम डेटा पोर्टल को भी लॉन्च करने वाले हैं। उनका दोपहर 2 बजे वापस शिमला आने का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद सीएम सुक्खू शाम को चायल में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और वहां से रात करीब 9 बजे शिमला वापस आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम सुक्खू चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं गवर्नेंस समिट में हिस्सा लेने के लिए। हिम डेटा पोर्टल वहां से वो लॉन्च करेंगे और चंडीगढ़ के मोहाली में एक बिजनेस स्कूल में इस समिट का आयोजन किया गया है। गवर्नेंस समिट इसे नाम दिया गया है। सीएम सुक्खू वहां मौजूद हैं, तस्वीरें भी हम आपको वहीं से साझा कर रहे हैं। हिम डेटा पोर्टल की वो यहां से शुरुआत करेंगे, इसे लॉन्च करेंगे। ऑनरेबल मदन पिलुतोला जी, डीन आईएसबी, मिस्टर गोकुल पटेल, प्रिंसिपल एडवाइजर आईटी, मिस्टर रघुवीर सिंह बाली, हु इज ए कैबिनेट मिनिस्टर इन माय कैबिनेट एंड टूरिज्म पोर्टफोलियो, मिस्टर अभिषेक जैन, सेक्रेटरी, मिस्टर अश्विनी, प्रोफेसर अश्विनी, सीईओ जीविका, डायरेक्टर आईटी हिमाचल मिस्टर मुकेश, डीसी सोलन, फैकल्टी ऑफ आईएसबी, प्रोफेसर, स्टाफ ऑफ आईएसबी, all the participants, नमस्कार। I was listening to my colleague, what they are saying or what they are thinking. When I was in HP University, I saw a lot of changes in my life. आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जब दोनों मेरे साथी बोल रहे थे, वो ये सोचकर बोल रहे थे कि किस दिशा में हमको ले जाना है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार बनी। मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहा। पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत हुई एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में मैंने पहला चुनाव लड़ा। और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उस समय एमसीए डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, 90s की बात कर रहा हूं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, 30 सीट्स थी और 30 के 30 जो लोग थे वो सब अमेरिका चले गए। जो ब्रेन ड्रेन था वो सब चला गया। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में है। और जब मैं गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री बना तो मैं कभी गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं रहा। किसी गवर्नमेंट का मैं कभी काम ही नहीं किया। फिर मैंने सोचा हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है, वो बजट के द्वारा तय करना है। और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल गवर्नमेंट चलती है, एक डाटा टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट चलनी है। तो गवर्नेंस कैसे की जाए? क्या ट्रेडिशन को पकड़ा जाए, चाहे क्या कन्वेंशनल को पकड़ के गवर्नेंस की जाए? उससे कितना सुधार जीवन में आ सकता है? समाज की पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी का कैसे लाभ हो, इस दृष्टिकोण से सोचा गया। हमें इकोनॉमिक को भी बढ़ाना है और आम आदमी तक भी पहुंच बनानी है। पॉलिटिक्स विद गवर्नेंस करनी है। और हमने एक बजट रखा। उस बजट में
लेटेस्ट डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात कही गई है, क्योंकि गवर्नेंस के लिए आपका डाटा का होना बहुत जरूरी है। फिर किस प्रकार का बजट हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, किस सोच के होना चाहिए? क्या वही बजट चले या 40 इयर्स की परंपरा से हटकर हमको आगे बढ़ना है? हमने बजट का स्वरूप 40 साल से जो बजट बदल रहा था उसको बिल्कुल बदल दिया और एक ऐसे बजट की दिशा तय की जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन यापन में आने वाले समय में सुख और समृद्धि लाएगा। 10 साल में मैं इस आईएसबी के मंच पर आज मेरा बात आपने नोट, 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे धनी, समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। तो चंडीगढ़ के मोहाली से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां एक बिजनेस स्कूल में गवर्नेंस समिट में हिस्सा लेने के लिए सीएम सुक्खू पहुंचे हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में और शिमला से आपको खबर देंगे, जहां के ढली में एक टायर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें एक नेपाली मजदूर झुलस गया है। ये आग देर रात करीब 12:15 बजे लगी है। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों की और जांच की जा रही है। दुकान के मालिक को करीब 1 करोड़ का नुकसान बताया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 12:15 बजे के आसपास अचानक ये आग लगी है और लगभग 1 करोड़ रुपए का इस आग से नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढली की ये तस्वीरें हैं जहां स्थित एक टायर की दुकान में अचानक आग लगी। आग किस वजह से लगी, ये कारण अभी तक खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये आग अचानक लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी शरारती तत्व ने इसे अंजाम दिया है, ये तमाम पहलू हैं जिस पर छानबीन की जा रही है। और टायर की ये दुकान थी जिसमें अचानक आग लग गई है। हालांकि देर रात ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। वहीं मनाली में ब्यास नदी में डूबने से तेलंगाना के एक किशोर पर्यटक की मौत हो गई। यह हादसा नेहरू कुंड के समीप हुआ। पुलिस ने किशोर पर्यटक के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद निवासी 11 साल का कोमिन वेंकट कार्तिक खेलते समय नदी में अचानक गिर गया और तेज बहाव में बह गया। बाद में उसका शव कुछ ही दूरी से बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मनाली से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां हैदराबाद का एक किशोर पर्यटक इस हादसे का शिकार हुआ है। नेहरू कुंड के पास ये हादसा है, जहां पर नदी का बहाव काफी तेज रहता है। वो बच्चा अचानक नदी के पास खेल रहा था जब उस नदी में बह गया और कुछ ही देर बाद बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनाली से, जहां ब्यास नदी में डूबने से तेलंगाना के एक किशोर पर्यटक की मौत हो गई है। हादसा नेहरू कुंड के पास हुआ है। पुलिस ने किशोर पर्यटक के शव को बरामद कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। और हादसा पालमपुर के खैरा में भी पेश आया है, जहां एक टिप्पर ने एक आईटीआई छात्र को बेरहमी से कुचल दिया है। छात्र को गंभीर हालत में खैरा के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसके बाद उसे कांगड़ा टीएमसी रेफर कर दिया गया। टिप्पर चालक ने खुद ही युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को हादसे की जानकारी दे दी गई है। तो पालमपुर के खैरा में यह हादसा पेश आया है, जहां एक आईटीआई छात्र को इस टिप्पर ने कुचला है। हादसा कितना दर्दनाक है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। साइकिल पर यह आईटीआई छात्र सवार था जिसे टिप्पर ने कुचल दिया है और टिप्पर चालक ने इंसानियत दिखाते हुए उसे खुद ही अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उसे टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर कर दिया गया है। उसका इलाज वहां पर जारी है। छात्र की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा टिप्पर चालक ने उसे पहुंचाया और उसके बाद वहां से उसे टांडा रेफर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और शिमला नगर निगम को 15 मई को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 14 मई को कांग्रेस के सभी पार्षदों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी पार्षदों की राय रखी जाएगी और फिर 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा।
सीएम ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। जानकारी के मुताबिक 14 मई को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होने वाली पार्षदों की बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम सहित अन्य कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी पार्षदों की राय जानने के बाद पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को ही दिया जाएगा। नगर निगम शिमला क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए मेयर डिप्टी मेयर में से एक पद शहरी विधानसभा क्षेत्र और एक पद कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र या शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को दिया जा सकता है। दावेदारों की बात की जाए तो मेयर पद के लिए छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टाकुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर के नाम भी मेयर पद की दौड़ में है। डिप्टी मेयर पद के लिए नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार में सुषमा कुठियाला के नामों पर चर्चा है। हमारी पार्टी तय करेगी कि कौन मेयर होगा, कौन डिप्टी मेयर होगा। अभी हमारा कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेयर डिप्टी मेयर का होगा। हमने मेरे 14 तारीख को बैठक बुलाई है सभी काउंसलर्स की और 15 तारीख को मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। शिमला से खबर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता का माहौल है और पिछले 5 महीने में प्रदेश सरकार दिल्ली से ही चल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों में समन्वय की कमी साफ झलक रही है। मुख्यमंत्री के प्रवास और कार्यक्रमों की जानकारी किसी को नहीं दी जाती। 2024 के चुनावों में जनता बदला जरूर लेगी। आप 5 महीने का रजिस्टर निकाल के देखेंगे तो सरकार ज़्यादातर दिल्ली में ही रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले लंबे समय से दिल्ली में है। सारी की सारी सरकार रिमोट कंट्रोल से वहाँ से चलती है। सरकार के अंदर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय की कमी है और पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल है। यहाँ कोई अच्छा नहीं बोल रहा सरकार के बारे में। हर कोई बोलता है कि सरकार का यही नहीं पता चलता क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या प्रवास है, कहाँ उनको जाना है, किधर जाएंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और उस पूरे दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति वहाँ नहीं है, जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, सबसे पहले तो मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर जिस तरीके से अटकलें चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि 14 को सबसे पहले पार्षदों की एक बैठक होगी जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद रहेंगी, सीएम खुद मौजूद रहेंगे और उसके बाद नाम फाइनल किए जाएंगे और 15 तारीख को शिमला नगर निगम को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। इस पर जानकारी दीजिए और फिर जिस तरीके से बिक्रम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, उस पर भी बातचीत करेंगे। रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, ये तो देखिए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि 14 मई को जो कांग्रेस के सभी पार्षद हैं उनकी बैठक बुलाई जाएगी और सभी पार्षदों से जो है उनकी राय ली जाएगी, उनके साथ मशवरा किया जाएगा, उनसे पसंद पूछी जाएगी कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद पर किसे देखना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। देखिए कांग्रेस में जो नाम चल रहे हैं, जो दावेदार चल रहे हैं, संभवतः लग तो यही रहा है कि इन्हीं नामों में से कोई ना कोई जो है मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर काबिज होगा। ये भी जो है शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि सुरेंद्र चौहान जो है मेयर ही बनेंगे, लेकिन ये सियासत है, अंतिम समय में क्या होता है इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। जो 24 पार्षद चुनकर आए हैं वो अपनी किस तरह की राय रखते हैं, वो अपनी पसंद के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि संतुलन जो है यहाँ पर बनाना होगा। शिमला शहरी का इलाका शहर में है, इस नगर निगम शिमला में है और कुसुम्पटी का भी इलाका है, शिमला ग्रामीण का भी इलाका है, तो वो भी एक संतुलन यहाँ पर देखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि कौन पार्षद जो है कितना अनुभवी है, वरिष्ठता इसमें देखी जाएगी। डिप्टी मेयर पद के लिए ये संभावना ज्यादा है कि महिला को दिया जाएगा। इसमें सिमी नंदा का नाम सबसे आगे आ रहा है क्योंकि वही जो है अदालत गई थी जब पूर्व की भाजपा सरकार ने जो है डिलिमिटेशन का फैसला किया था, वार्ड जो है 34 से 41 कर दिए थे। खैर ये तो अब देखना होगा कि 15 तारीख को किसके नाम का ऐलान होता है, किसके सर पर जो है ताज सजता है मेयर या डिप्टी मेयर का। और दूसरा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं
आरोप लगा रहे हैं सुक्खू सरकार पर। दिल्ली जो है आना जाना मुख्यमंत्री का रहा है, लेकिन जहां तक रिमोट की बात है, देखिए पूर्व सरकार पर भी इसी तरह के आरोप लगते थे। वहां पर भी उस वक्त जब प्रतिपक्ष में कांग्रेस थी तो उनके नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि 3 तरह के रिमोट है, सीधे तौर पर उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया जाता था। तो अब सीधे तौर पर जिस तरह से कांग्रेस को निशाने पर लिया जाता है कि गांधी परिवार से मुख्यमंत्री की भी नजदीकियां हैं, तो वहीं से दिशा निर्देश आते हैं, तो दिल्ली से यह सरकार चल रही है। ये आरोप जो है भाजपा लगातार यहाँ पर लगा रही है। हाँ, एक बात ठीक है कि मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी सही मायनों में नहीं आती है, वो कब कहाँ उनका कार्यक्रम रहता है, वरना 1-2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम बन जाता था। ये जो है प्रदेश की जनता के लिहाज से उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। खैर, अभी तो शुरुआती दौर है, सरकार को बने हुए 5 महीने का समय पूरा हुआ है, तो इतनी जल्दी आंकलन करना जो है ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। हाँ, फैसलों को लेकर आलोचना यहाँ पर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये पूर्व कैबिनेट मंत्री के इस बयान को इस तरह से भी देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी मौका जो है विपक्ष में बैठी भाजपा छोड़ना नहीं चाहती कि जिससे राज्य सरकार पर हमला किया जा सके। और दूसरा, हाल ही में जो नगर निगम शिमला के चुनाव हुए हैं उसमें भी भाजपा की बुरी हार हुई है, तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से जनता के भीतर एक संदेश विपक्ष भी देना चाहता है। लेकिन यहाँ थोड़ा ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 6-7 महीने का समय और सरकार को देना होगा। उसके बाद आंकलन किया जाएगा कि क्या ये सरकार सही दिशा में जा रही है, क्या इसकी डगर सही है, क्या फैसले जिस तरह से लिए जा रहे हैं, बजट में जिस तरह से फैसले किए गए, क्या वो धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि चुनावी समर में कोई भी अपनी राजनीति चमकाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता, और इसी के मद्देनजर पूर्व कैबिनेट मंत्री भी ये बयान दे रहे हैं। हालांकि अब 14 और 15 मई का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जब शिमला नगर निगम को मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। आप नजर बना के रखें रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वो शिमला वापस हो गए। कयास लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष कई और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सुक्खू सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर तक नहीं चुन पाई है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। देखिए, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पे थे, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है। राजीव बिंदल जी के रूप में हमें एक बदलाव देखने को मिला। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या और हम लोग बदलाव देख सकते हैं, संगठन में बदलाव, नेतृत्व में बदलाव? तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर जो बदलाव प्रदेश के स्तर पर होना था वो हो गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री के नाते सिद्धार्थन जी दिल्ली से आए हैं और पवन राणा जी हमारे दिल्ली गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि टेन्योर हमारे पार्टी अध्यक्ष जी का भी समाप्त होने जा रहा था। और स्वाभाविक रूप से जब नए अध्यक्ष हैं तो नए अध्यक्ष नई टीम के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। उन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा भी हुई है कल, और बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में जो 2024 में आ रहा है, उसके लिए जो केंद्र की ओर से जो रोड मैप बन करके प्रदेश को भेजा गया है, उस पर हमको कैसे काम करना है, इन मुद्दों पर ज्यादा बात हुई है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो नगर निगम चुनाव के बाद अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है और काफी कॉन्फिडेंट है कि लोकसभा चुनाव भी वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और ज्यादा सीटें निकाल के लाएंगे। पिछली बार सारी सीटें आपके खाते में थी, वो चीज दोबारा रिपीट करने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कांग्रेस। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में जिस प्रकार का निराशा का माहौल पूरे प्रदेश भर में, उनकी जो गारंटियां दी हैं जिनको पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं।
उसके कारण एक हास्य की एक हास्यास्पद स्थिति उनकी बनी हुई है। अगर जो बोला था जो नहीं कर रहे हैं, करने की स्थिति में है, और मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रहे हैं। एक केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है, बागवानियों को लेकर एक बड़ी राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है, मगर विपक्ष जो कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो इसको भी आड़े हाथ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 100% बढ़ा देना चाहिए था और लाभ होता, 50% कम है। आप इसे कैसे देखते हैं, बागवानियों को लाभ होगा इससे? देखिए, विपक्ष वाले जो मर्जी कहें, हिमाचल एक फल राज्य है और एप्पल की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश में 4,500 करोड़ से ज्यादा है। हमारे हिमाचल के बागबान हमेशा इस बात को लेकर के मांग करते थे कि जो दूसरे देश से सेब हमारे इसमें पूरे देश भर में आता है, जो आयात किया जाता है, उस पर शुल्क लगना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते दर पर आ रहा है और इसके कारण जो है मार्केट में एकदम जो है हमारे सेब की कीमत जो है गिर जाती है। हमारे हिमाचल के लोगों को सेब की कीमत सही नहीं मिल पाती है। और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 50% आयात पर जो शुल्क लगाया गया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म द केरल स्टोरी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सच्चाई को रोकना चाहते हैं, चाहे कोई जितना मर्जी प्रयास करे, सच्चाई रुकने वाली नहीं है। पहले उन्होंने कश्मीर फाइल्स को रोकने का प्रयास किया, अब द केरला स्टोरी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि द केरला स्टोरी उन बेटियों की कहानी है जिनको प्यार के जाल में फंसाकर देश के खिलाफ आतंकवादी बनाने का काम किया जाता है। देखिए, कुछ लोग सच्चाई को रोकना चाहते हैं, वो जितना मर्जी प्रयास करेंगे रुकेगा नहीं। इन्होंने प्रयास किया था कश्मीर फाइल्स को रोकने का, प्रयास कर रहे हैं द केरला स्टोरी को रोकने का। द केरला स्टोरी उन बेटियों की कहानी है जिनको प्यार के जाल में फंसाकर देश के खिलाफ आतंकवादी बनाने का काम किया जाता है। वैश्विक आतंकी संगठनों ISIS की मांग पर कुछ लोग ऐसे देश में हैं जो भारत के खूबसूरत हिस्से केरला में बहुत सारे उदाहरण सामने आए, वहां पर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जहन्नुम की ओर ले जाने का काम करते हैं, आतंकवाद का हिस्सा बनाने का काम करते हैं। और इसी बात को लेकर ये फिल्म बनी है जो लोगों को जागरूक करती है। इसमें बहुत सारी बेटियों को जानने का अवसर मिला। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। Headlines present